शुक्रिया। समाजवादी पार्टी मुख्यालय उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली के लिए मुझे समय देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी को, नावेद जी को, समाजवादी पार्टी के तमाम टीम को मैं केशव देव मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन न होती तो आज हम सब नेता क्षेत्रों में लाखों की भीड़ के बीच में अपनी बात कह रहे होते, लेकिन चूंकि हम लोग नियम कानून से बंधे हैं, पाबंदियों से बंधे हैं, इसलिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में के माध्यम से मैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में महान दल के समर्थकों में, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में और पूरे जनमानस में अपनी विचारधारा संक्षेप में पहुंचाना चाहता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरी बातों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेंगे, पसंद करेंगे। सभी धर्मों में, जातियों में पैदा हुए महापुरुषों को नमन करते हुए, विश्व गुरु महामानव भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, दलित पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, संविधान बनाकर दलित पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, मुलायम सिंह यादव जी को नमन करते हुए, कांसीराम साहब को नमन करते हुए आज मैं आपके बीच में महान दल की और केशव देव मौर्य मैंने अपनी विचारधारा को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उसी नारे से शुरू करना चाहता हूं जिसे नावेद जी ने बताया। मैंने लगभग 1 साल पहले 2019 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और मैंने ये पेशकश की, उनसे निवेदन किया कि जो ये लड़ाई आप 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जो अन्याय अत्याचार की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, भाई से लड़ाने की नीतियां, इनके खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में मेरा छोटा सा सहयोग जो हो सकता है उसके लिए मुझे अवसर प्रदान करें। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे मौका दिया और गठबंधन में समाजवादी पार्टी का जो पहला गठबंधन है उसमें महान दल को जगह दिया। उसी समय मैंने घर बैठकर, जब कोरोना का समय था और लोग घर बैठे थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, उसी समय मैंने नारा बनाया घर बैठकर कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना। और क्यों बनाना है? समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, सभी सरकारें हैं और सभी के अपने अपने दावे, सभी कहते हैं हम बेहतर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी मानने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश और देश में, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो पूरा जनमानस है देश का, उत्तर प्रदेश का, उसे ये सोचना होगा कि कौन सी सरकार आने के बाद हमें सुख से जीने का, रहने का, अपने मेहनत से अपनी आय को बढ़ाने का हमें अवसर मिलता है। कौन सरकार भाईचारा बढ़ाती है, कौन सरकार कानून पर नजर रखती है और कौन सरकार विकास करती है। और इससे ज्यादा सरकार से आपको कुछ लेना लादना नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि तुलसीदास जी ने लिखा था, हुई है नृप हमें का हानि। बिल्कुल आपको हानि है। अगर राजा गलत होगा तो आपके सारी जीवन शैली बदल जाएगी और अच्छा होगा तो आपका विकास होगा। आपको अब, चूंकि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, आजकल ओपिनियन पोल बहुत हो रहे हैं, सर्वेज बहुत हो रहे हैं, सारे मीडिया चैनल दिन रात सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन मैं अभी इंडिया टीवी पे बैठा था, सर्वे आया नावेद जी, मैंने वहां पूछा, मैंने कहा मेरी उम्र 53 साल हो गई
और मैंने अब तक महान दल बनाने के बाद सैकड़ों रैली की। मैंने सहारनपुर में रैली की, मुजफ्फर में रैली की, शामली में रैली की, मुरादाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोगों की रैली की, बिजनौर में 10 रैली की, मैंने आगरा में रैली की, मैंने तमाम उत्तर प्रदेश में कासगंज, बदायूं, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने रैली की, फिरोजाबाद में मैंने रैली की। लेकिन मैंने हर रैली में मुख्य रूप से ये पूछा, पब्लिक से पूछा कि इनमें जितने लोग बैठे हैं उनमें से हाथ उठा के बताओ जिससे किसी टीवी चैनल ने किसी भी चुनाव से पहले पूछा हो कि आप वोट किसको देने जा रहे हो। आप लोगों से पूछा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनमें से कोई भी आदमी नहीं बैठा होगा जिससे पूछा गया होगा कि आप उस वोट किसको दे रहे हैं। तो टीवी चैनल वाले पूछते किससे? बिल्कुल गलत। वो ऑफिस में बैठकर सर्वे करते हैं, कहीं जाते नहीं, किसी से नहीं पूछते। और मैं दावे से कह सकता हूं अपने, आप मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के, देश के, आप अपने सीने पर हाथ रख के देखिए, क्या कभी किसी ने आपसे पूछा? फिर सर्वे कहां से आते हैं? सर्वे ऑफिस में बैठ के होते हैं, लेकिन इस आधार पर होते हैं और उनके सर्वे अक्सर ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? जो सर्वे टीवी में दिखाया जाता है अक्सर सरकारें वैसी बन जाती हैं। कैसे? जब वो पूछते नहीं तो बन कैसे जाती? इसलिए बन जाती हैं कि आपके दिमाग में ये पहले से बैठा हुआ है कि हारते हुए को वोट नहीं देना है, नहीं तो वोट खराब हो जाएगा। अब ये आपके पहले से दिमाग में बैठा दिया गया कि हारते हुए को नहीं देना। और टीवी चैनल पहले से परोस रहे हैं कि फला की सरकार बनेगी, इस बार बसपा की बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, तो भाजपा की बनेगी तो सपा की बनेगी। और आप जब देखते हैं कि यार सरकार तो बन ही नहीं रही है जिसकी हम चाहते हैं, तो आप उसको वोट दे देते हैं जिसको नहीं देना चाहते। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, देश के लोग मेरी बात सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव मैं अपील करूंगा कि इस बार टीवी चैनल का सर्वे देखकर हराने जिताने के नाम पर वोट न देकर अपनी आत्मा पर, अपने केशव देव मौर्य के कहने पर नहीं, अखिलेश यादव जी के कहने पर नहीं, योगी जी के कहने पर नहीं, अपनी हाथ रख लीजिएगा सीने पे कि किसने अच्छा काम किया था और किसके शासन में आप परेशान हुए, उसको वोट दे दीजिएगा जो अच्छा काम किया। मैं नहीं कहने आया हूं कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिएगा, महानदल को वोट दे दीजिएगा। लेकिन आप सोचिए क्या क्या बातें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को मीडिया में चैनल पे बैठते हैं लोग, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सबका साथ सबका विकास नारा। लेकिन आपको मालूम है एक नारा और भी लगा था आज से 40 साल 50 साल पहले। इंदिरा गांधी जी ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हटी गरीबी? अगर नारे से सारा काम हो जाता तो इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन नारा केवल लुल्लू बनाने के लिए लगाया जाता, नारे का कोई महत्व नहीं। जो लोग कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, वो किस तरह की हरकत करते हैं। कोरोना काल में कुंभ मेले का स्नान हुआ पाबंदियों के साथ, अच्छा हो, लेकिन स्कूल नहीं खुला। 3 साल से बच्चों का कैरियर बर्बाद हो रहा है। कहते हैं कि कोरोना बच्चों को पकड़ लेगा। कुंभ मेले में नहाने भी तो बच्चे गए थे, मैंने देखा, तब वहां तो बच्चों को कोरोना नहीं होता। शराब की दुकान खुली रहे, कितनी भी भीड़ जुटे, कोरोना नहीं होता, चाहे कितनी भी भीड़ जुटे। लेकिन मस्जिद में 10 लोग एक साथ नमाज पढ़ लें, अलग अलग दूर दूर खड़े होकर, तो कोरोना फैलता है। स्कूल में बच्चे जाएं तो कोरोना फैलता है। आप कपड़े की दुकान खोल लें, सब्जी की दुकान खोल लें, कारपेंटर की दुकान खुल जाए तो कोरोना फैलता। ये आपको गुमराह करने की, ये सबका साथ सबका विकास नहीं, ये सबका वोट लेना है लेकिन विकास कुछ लोगों का करना है, ये उनकी नीति है। और एक मुझे किसी कवि का लिखा हुआ याद आ रहा है कि उन्होंने कहा, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ का जो नारा लगाते हैं, दरअसल भरपेट वही खाते हैं। असल में जो अधिक अन्न उपजाते हैं वो अक्सर खाली पेट ही सो जाते हैं। माने नारा लगाने की बड़ी कला। जो नारा लगाता है वो बड़े मजे में रहता है। 15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। 35 रुपए में बाबा रामदेव पेट्रोल बेच रहे थे, टैक्स 1 हो जाएगा। हुआ इनमें से कुछ? गाय के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार पिछली आई 2017 और 19 की, 14 की, सैनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हुई। सैनिकों को, जो कारगिल में मारे गए सैनिक थे, पाकिस्तान से बदला लेने के नाम पर सरकार आई,
कितना बदला लिया गया? कहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक, किसी ने देखा? राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तुम करो पाकिस्तान से युद्ध, किसी ने रोका हो तो बताओ। कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोके तो बताओ। तुम पाकिस्तान कब्जा करो, हमला करो, चीन पर कब्जा करो, लेकिन चीन ने तुम्हारी जमीन कब्जा कर रही है। तुम्हारा 56 इंच का सीना कहां गया? बोलना अलग होता है और करके दिखाना अलग होता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि बोलने पे मत आइए, काम पर आइए। गाय के नाम पर सरकार आई, गाय के नाम पर लिंचिंग हुई, तमाम मुसलमानों को मारा गया, जान से मार दिया गया। उन्होंने गाय के साथ अच्छी बुरी जो भी हरकत की होगी, मुझे नहीं, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन तुम गाय के नाम पर सरकार बनाते हो, गाय के नाम पर तुम बवाल करते हो। और आज कांग्रेस के समय में, जब 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये देश गाय का मांस बेचने वाला, बीफ का मांस बेचने वाला दुनिया का 7वां नंबर का देश था भारत। लेकिन आज गाय भक्तों की सरकार आने के बाद 2014 से 2022 तक में भारत दुनिया का पहला देश हो गया, इंडोनेशिया और अमेरिका के बराबर बीफ बेचने वाला देश हो गया। किसने बढ़ाया? किसने गाय का मांस बेचने का व्यापार बढ़ाया? मोदी जी ने। मोदी जी ने 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोली, बॉम्बे में, गुजरात में, और सब गुजराती बनियों को दिया। गुजराती ब्राह्मण हैं वो जो जिन्होंने फैक्ट्री खोली है, गाय का मांस बेचने की जो फैक्ट्री खोली है, ये मोदी जी ने अभी 2019 सरकार के पहले और 2019 सरकार के बाद खोली। और नाम जानते हैं? नाम मुसलमानों वाला। जिन फैक्ट्रियों को गाय के नाम पर बीफ का जो व्यापार करती हैं, उनका नाम रखा गया मुसलमानों का नाम, और मालिक हैं गुजराती बनिया, गुजराती पंडित जी। ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यूट्यूब आप देख लो, आपके हाथ में मोबाइल है, अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं। मेरा खत्म हो जाए सेशन, गूगल पे सर्च कर लो, हिंगोनिया गौशाला के नाम पे आप डाल लो, आज तक का वीडियो मिल जाएगा। इंडिया टीवी का, एबीपी गंगा का मिल जाएगा, आप खोल कर देख लो। हिंगोनिया गौशाला राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। आज से 4 साल पहले आज तक का वीडियो मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है। मैं जहां जो कहेगा मैं उसे भेज दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। अभी मैंने इंडिया टीवी पर भी इस बात को रखा, तो मैंने उनसे कहा कि गाय के नाम पर, गाय तुम्हारी माता तो होती है खाली चुनाव के लिए। अगर गाय तुम्हारी माता है तो हिंगोनिया गौशाला में लाखों गाय कैसे मर गई भूख प्यास से? पूरा का पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खाट डकार लिया। उस समय 2014 की सरकार में मुख्यमंत्री भी भाजपा का था राजस्थान में, और हिंगोनिया गौशाला जयपुर में है, जयपुर का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का था, और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री। इसके बावजूद न तो उस हिंगोनिया गौशाला में जहां 5 लाख गाय की कैपेसिटी है, 5 लाख गाय रह सकती हैं, न वहां भूसा था, न वहां चारा था, न वहां पानी था। और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए इसलिए उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, और सब कर्मचारी प्राइवेट थे, उन्हें जब सैलरी नहीं मिली तो चले गए। पानी पिलाने वाला कोई नहीं, खाना देने वाला कोई नहीं। और उल्टे हिंगोनिया गौशाला में जो व्यवस्थापक थे, चेयरमैन थे, उन्होंने गौशाला में मिट्टी डलवा दी, और बरसात हुई, गाय उसमें जाके फंस गई, छोटे छोटे बछड़े उसमें फंस गए और निकल नहीं पाए। तो 2 दिन तक तो जूझते रहे जब तक शरीर में जान था। उसके बाद धीरे धीरे जब वो खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, धूप में पड़े, धीरे धीरे उसे गिर गए। पहले हाथ पैर पटकते रहे, फिर कान पटकते रहे, और 1 महीने में, कोई 15 दिन में मरा, कोई 1 महीने में मरा, लाखों गाय मर गई। और फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि दाना और भूसा और पानी का पैसा नेता लोग हजम कर गए भाजपाई, और गाय जो मर गई उसका हड्डी और मांस भी बेच के उसे भी हजम कर लिया। जिंदा रहती तो पैसा देना पड़ता, और हाजिरी पूरी लग रही। ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर गाय के नाम पर तमाम बनारस में, बरेली में तमाम वीडियो है। तो ये आपको गाय के नाम पर जो आपको आपकी भावनाएं भड़काई जाती हैं, इनसे आपको निजात पाना होगा। विकास के बारे में सोचना होगा।
सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कहा गया कि हम सैनिकों को इतना लाभ देंगे, लेकिन आज सैनिकों की विधवाएं घूम रही हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तमाम आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आगे मैं एक मुद्दे को और भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे को कहना चाहता हूं कि योगी जी बड़ा लव जिहाद की बात करते हैं। ये बेसिक चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन लव जिहाद की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की खाई खोलते हैं। और लव जिहाद का मतलब होता है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ शादी करें। मैं इसका न पक्षधर हूं और न इसका विरोधी हूं। जिसका जहां जिससे मन करे। भारत देश स्वतंत्रता देता है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हमारा संविधान, बाबा साहब का बनाया संविधान इसे छूट देता है कि हम किसी से भी लड़की से शादी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पक्ष विपक्ष में दोनों में नहीं फंसना चाहता। मैं तो योगी जी की बात कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान न करने पाए, ठीक है, रोको, लेकिन केशव देव मौर्य रोके, अखिलेश यादव जी रोके, बात समझ में आती। बहन जी रोके, बात समझ में आती। बीजेपी के नेता रोकने निकले हैं। जब लखनऊ में कोरोना के पहले अभी जल्दी बीजेपी के संगठन मंत्री और सरकार के केंद्रीय मंत्री रामलाल गुप्ता की भतीजी की शादी, श्रेया गुप्ता की शादी मोहम्मद इरफान से होती है, तो बीजेपी के सारे नेता दावत उड़ाने जाते हैं और लव जिहाद की बात करते हैं। शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये झूठे हैं, मक्कार हैं, पूरी तरह से फ्रॉड है। इनके खिलाफ तो जितना कह सकते हैं आप कुल कह सकते हैं, लेकिन आपकी जबान थक जाएगी कहते कहते। इन्हें इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गलती किसकी? योगी जी की। गलती किसकी? मोदी जी की नहीं, गलती है जनता की। जब आप पहले से जानते हैं कि कुछ नहीं करते, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसके पहले की सरकारों में नहीं किया, तो आज क्या लेने जा रहे हैं आप इनसे? इनके क्यों वादे में फंसते हैं? ये अच्छे अच्छे लुभावने वादे कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आपके घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अपने अगर हृदय पे हाथ रख के देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, अपराध के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस है, हम अपराधियों को नहीं छोड़ते। हमने देखो फलाना मुसलमान को हमने उसका देखिए घर गिरा दिया, उसकी संपत्ति गिरा दी, उसे मैंने जेल में बंद कर दिया, उसका ये कर दिया। लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया की टॉप 10 की लिस्ट बना लो, तब नहीं बनाते। क्यों? उन्हें पता है कि टॉप 10 की अगर लिस्ट बनाई तो उसमें मुख्तार अंसारी जिनकी ये बात कर रहे हैं वो नहीं आएंगे पहले नंबर पे। ब्रिजेश सिंह आएंगे, धनंजय सिंह आएंगे, सुधीर सिंह आएंगे, फलाना सिंह आएंगे। तब इनका जो है बुलडोजर। अभी मैं कल इंडिया टीवी पे था, संबित पात्रा वहां बैठे थे। मैंने कहा, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि जब आपका मंत्री, उसका बेटा लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी और किसान मर गए, तब आपका बुलडोजर योगी जी का किसके पिछवाड़े खड़ा हो रहा था? क्यों नहीं लखीमपुर खीरी गया? आप भेदभाव करेंगे? मतलब पाल ने, प्रजापति ने किसी अगड़े के साथ थप्पड़ भी मार दिया तो आप उसका घर गिरा देंगे? दलित पिछड़े अल्पसंख्यक ने अगर किसी को गाली दिया आप उसका घर गिरा देंगे? लेकिन आपकी बिरादरी ने अगर कुछ किया तो आप कुछ नहीं करेंगे। मुझे याद है बलिया की घटना, जयप्रकाश पाल को उसके पूरे परिवार के सामने, गांव में पंचायत के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने धीरेंद्र सिंह ने गोली मार दिया। भाजपा का नेता धीरेंद्र सिंह ने गोली मार दिया, तीन गोली, एक गोली छोड़िए, 3 गोली मार दिया जयप्रकाश पाल को। और पुलिस ने उसे पकड़ा, क्योंकि वहां पाल समाज की अच्छी संख्या है। अगर उसे बचाया न जाता धीरेंद्र सिंह को, तो पूरा गांव जुट कर धीरेंद्र सिंह को वहीं हत्या कर देता, उतना उग्र थे वो। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा और सेफ करके उसे छोड़ दिया, वो बाहर चला गया, उसे जान बचाया पुलिस ने। और भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म विधायक सुरेंद्र सिंह जाके थाने में रो रहा है, कह रहा है ये अपनी जान बचाने के लिए इसने गोली चलाई, इसकी जान ऐसे इसने कोई अपराध नहीं किया। और बीजेपी का पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव पटेल कठपुतली, इसको शर्म नहीं आती, ये सुरेंद्र सिंह के ऊपर फूल फेंक रहा है। बहुत अच्छा किया तुमने, जयप्रकाश पाल को मारने वाले अपराधी को तुमने बचाया, बहुत अच्छा किया।
ये भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का अपमान हो रहा। केशव प्रसाद मौर्य को के नाम पर 2017 में वोट मांगा गया, क्योंकि मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य है और मैंने 2008 में महान दल बनाया। मैं धीरे धीरे मजबूत हुआ। 2012 में मुझे एक विधानसभा में ठाकुर द्वारा विधानसभा मुरादाबाद के 48,000 वोट मिला और सैनी बेल्ट में मुझे सबसे ज्यादा समर्थन मिला। जो सैनी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां मुझे नूरपुर में, चांदपुर में, बिजनौर की और तमाम जिलों में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में अच्छा समर्थन मिला। मुझे 35,000, 32,000, 30,000 करके दर्जनों सीटों पर वोट मिला और 50 जगह पे भारतीय जनता पार्टी मेरे वजह से हार गई 2012। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कौन सा बवाल आ गया। अमित शाह जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा कि आप पार्टी बंद करो, मेरी पार्टी में आ जाओ, महान दल बंद करो। मैंने कहा मैं पार्टी नहीं बंद करूंगा, मैं गरीब परिवार से हूं और मेरे पास पैसा नहीं था जब मैंने पार्टी बनाई। समाज ने, शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज ने एक एक पैसा देकर मुझे पार्टी चलवाया और इस नाम पर पार्टी खड़ी करवाया कि समाज को हक हिस्सा मिल सके, न्याय मिल सके, सम्मान मिल सके। मैं पार्टी बंद कर मंत्री विधायक बनने नहीं जाऊंगा, आपकी कठपुतली बनकर काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा मैं पार्टी चलाने नहीं दूंगा, हम आपके सामने लंबी लाइन खींच दूंगा। हमने कहा आप लंबी खींचो, मोटी खींचो, बड़ी खींचो, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं पार्टी नहीं बंद करूंगा। और वही किया उन्होंने। 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लें कि 2017 में के पहले शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कैबिनेट का मंत्री भी नहीं बनाया था, लेकिन पहली बार केशव देव मौर्य को, महान दल को कमजोर करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसके बावजूद चलो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से उनके चंगुल में है, कठपुतली। ना जाने उनकी क्या मजबूरी है कि वो कुछ भी मान लेते हैं। गोरखपुर के कार्यक्रम मुझे याद है, गोरखपुर में योगी जी गए थे एक कार्यक्रम में, वहां केशव प्रसाद मौर्य भी थे और दिनेश शर्मा जी भी थे। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कुर्सी लगी उसी स्कूल में, कार्यक्रम था स्कूल का। पंडित दिनेश शर्मा जी के लिए जो डिप्टी सीएम है दूसरे, उनके लिए कुर्सी लगी और केशव प्रसाद मौर्य को, दोनों मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और योगी जी के बीच में स्टूल लगा दिया गया और ये बेशरम वहां बैठ भी गए। क्या केशव प्रसाद मौर्य अकेले हैं? उनके पीछे उनका समाज का नाम नहीं है, खराब नहीं हुआ नाम। तुम भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया पूरे प्रदेश में कि शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज नीच है, पाल प्रजापति कश्यप समाज नीच है, इनकी कोई हैसियत भारतीय जनता पार्टी की नजर में नहीं है। इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, इसीलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। वो चाहते हैं कि इनकी जनगणना न हो। हर उत्तर प्रदेश का, देश का सारा पिछड़ा नेतृत्व, चाहे कोई भी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे कोई भी हो, कृष्णा पटेल जी हो, सभी, संजय चौहान जी भी हो, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति का गिनती करा ली जाए, जाति जनगणना करा ली जाए, जिसकी जो संख्या हो उसका हिस्सा उसे दे दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को क्या दिक्कत है? 2011 में जाति जनगणना हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उसका डाटा बाहर नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराना नहीं चाहती। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू। कल मैं इंडिया टीवी पर बैठा था, संबित पात्रा सोनिया गांधी जी के नाम पर अखिलेश जी को बदनाम कर रहे। मैंने उनसे कहा हमसे सोनिया गांधी जी से क्या मतलब? आप खुद सोच के देखिए, समाजवादी पार्टी के साथियों, महान दल के समर्थकों या देश उत्तर प्रदेश के नागरिकों, सोच के देखिए कि कांग्रेस पार्टी लगातार आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो गठबंधन में कांग्रेस को ले ले, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार मना करते रहे मैं कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लूंगा। तो आप सोच के देखिए कि कांग्रेस जब गठबंधन में अखिलेश जी ने नहीं लिया कांग्रेस को, तो कांग्रेस नाराज किससे होगी? समाजवादी पार्टी से। हराएगी किसको? समाजवादी पार्टी। वो अंदर अंदर समाजवादी पार्टी को हराने की रणनीति बना रहे हैं और इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वो आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस अंदर से नुकसान करेगी, जिस तरह से वो नुकसान की। तो कुल मिलाकर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपराध, जब देवेंद्र कुशवाहा को पुलिस वाले निर्दोष होते हुए मार देते हैं, पुलिस वाले जब
पुष्पेंद्र यादव की हत्या कर देते हैं थाने में, जब जयप्रकाश पाल की हत्या कर देता है धीरेन्द्र सिंह, तब इनका अपराध और इनका बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन जब कोई अल्पसंख्यक, जब कोई पिछड़ा, जब कोई दलित, कोई कमजोर, जब कोई छोटी मोटी भी घटना कर लेता है तो इनका बुलडोजर उसका घर ध्वस्त कर देता। और एक बात और, इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षा ब्राह्मणों की हुई। ब्राह्मण जातिवादी न बने, ब्राह्मण ये मत सोचे अखिलेश जी ब्राह्मणों का सबसे अच्छा नेतृत्व देंगे, ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा। विकास दुबे की हत्या कर दी गई, क्यों, क्या जरूरत, जब उसने अरेस्ट कर दिया और विकलांग एक पैर उसका टूटा हुआ, वो पुलिस, सैकड़ों की पुलिस को डांट दे के भाग सकता है, किसी गले उतरेगी बात? झूठे मक्कार लोग, तुम्हारी पुलिस अगर इतनी कमजोर थी तो तुम केशव देव मौर्य बता देते, मध्य प्रदेश बुला देते, हम अकेले विकास दुबे को लाके जेल तक पहुंचा देते, न भागने देता। लेकिन तुम्हारी कायर पुलिस ने उसे भागने कैसे दिया? वो भागा नहीं, तुमने जानबूझ के उसे हत्या की, क्योंकि उसके पास तुम्हारे राज थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पुलिस किसी की हत्या न करे, पुलिस किसी के साथ बड़ा अपराध न करे, सबको न्यायपालिका न्याय दे। लेकिन आपने इस तरह की, उसके साथ एक घटना जुड़ी हुई है खुशी दुबे की, मैं उसे जरूर उठाना चाहता हूं, समय मुझे 2 मिनट का और चाहिए। खुशी दुबे, 2 दिन पहले उसकी शादी होती है विकास दुबे के एक जो साथ काम करने वाला लड़का था। अब लड़की की शादी होती, लड़की क्या जाने 2 दिन पहले, आप खुद सोच के देखिए, 2 दिन पहले वो बहू बन के आती और 2 दिन बाद वो घटना हो जाती और खुशी दुबे जेल में। रीता बहुगुणा जोशी जी को मैंने टीवी पे सुना, इनसे सवाल हुआ कि अगर खुशी दुबे निर्दोष है या दोषी है तो उसे छोड़ा जाए, निर्दोष है तो रीता बहुगुणा जोशी जी ने कहा कि अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट उसे छोड़ देगी। तो हमने कहा रीता बहुगुणा जोशी जी को यही फार्मूला योगी जी पे क्यों नहीं आजमाना चाहिए? योगी जी के ऊपर भी मुकदमे थे आपराधिक और कई दर्जन मुकदमे थे, और भारतीय संविधान की कोई ऐसी धारा नहीं है अपराध की जो योगी जी के ऊपर नहीं थी। 307 के मुकदमे थे, दंगा भड़काने के मुकदमे थे, तो योगी जी क्यों नहीं कोर्ट पे विश्वास किया? क्यों नहीं कोर्ट पे विश्वास किया? कोर्ट पे उन्हें विश्वास करना चाहिए था। लेकिन योगी जी के लिए अलग पैमाना, केशव प्रसाद मौर्य फर्जी डिग्री उसका अलग पैमाना, तमाम चुनाव में गड़बड़ी हुई उसका अलग पैमाना, ईरानी जी फर्जी सर्टिफिकेट, मोदी जी फर्जी सर्टिफिकेट उसका अलग पैमाना, लेकिन आजम साहब का अलग पैमाना, वो जेल में रहेंगे। ये नहीं चलने वाला है और ऐसी सरकार भ्रष्टाचारी हटानी पड़ेगी। और अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि महान दल के समर्थकों, समाजवादी पार्टी के समर्थकों, उत्तर प्रदेश के निवासियों, ध्यान से देखिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में काम हुआ था विकास का तो आदरणीय अखिलेश जी के सरकार में काम हुआ था। लखनऊ से जो एक्सप्रेसवे बना आगरा तक, उसकी गुणवत्ता देख लीजिए, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उसकी गुणवत्ता देख लीजिए। लखनऊ में मेट्रो बना, जबकि घोषणा पत्र में नहीं था समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले, गोमती नदी की सफाई की, रिवर फ्रंट बना। और आज अगर आप विकास पे नजर दें, आप गुमराह जरूर हो गए, लेकिन अगर आपने काम पे वोट दिया होता, भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल एक गाना चला रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं। समाजवादी पार्टी दूसरा गाना आ गया, जो सांड को लाए हैं उनको हम भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। सांड पूरी फसल खा जा रहा है, किसान वैसे गरीब है, कोरोना काल में महंगाई चरम पे हो गई, 1000 का सिलेंडर, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल, आय दोगुनी करने का वादा किया था, आपने बेदोगुना कर दिया, आय आपने आधा कर दिया, उसके बावजूद आप कह रहे हो सांड फसल खा जा रहा है, आपकी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन ये काम कुछ नहीं करते, ये तो थोड़ा दबाव है जो उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनके लग रहा है कि सरकार जा रही है, कुछ तो बचाओ, कुछ तो करो। इसलिए आपको जो ऐसे नेता पे विश्वास करना चाहिए, पढ़ा लिखा योग्य नेता, पढ़ा लिखा योग्य नेता। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और टेक्नोलॉजी को जानते हैं। कंप्यूटर, इसीलिए बच्चों को लैपटॉप दिया कि बच्चे लैपटॉप से जुड़े। आज स्कूल खुल नहीं रहा, योगी जी ने कहा था हम लैपटॉप बांटेंगे, लेकिन लैपटॉप नहीं मिला। मोबाइल अंतिम 2 दिन पहले मिला कुछ लोगों को, उसके बाद बंद। तो इनकी योजनाएं सब फर्जी है, सब दिखावा। इनके विकास जितने टीवी पे इनके प्रवक्ता बोलते हैं, उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी हिम्मत है, जो तुम प्रवक्ता तुम टीवी पे गिना रहे हो, वो चल के गांव में गिना दो, मैं तुम्हें वोट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जितनी योजना कागज पे इनकी है, जमीन पे कहीं कुछ नहीं। और मैं अब
लोग ये कहना चाहता हूं सभी से कि इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हम सपा सरकार बनते ही 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे। जो चीज घोषणा पत्र में नहीं था वो तो दिया, और आप विश्वास करिए कि जो घोषणा पत्र में हो तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, सिंचाई के लिए किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली, पुरानी कर्मचारियों की जो पेंशन थी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बंद कर दी थी उसे आदरणीय अखिलेश यादव जी देने जा रहे हैं। ये कर्मचारियों के लिए बहुत पुरानी मांग है, उसे मांग रहे हैं, उसके लिए आदरणीय अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं महानदल परिवार की ओर से भी देता हूँ। यस भारतीय सम्मान पुनः शुरू करेंगे और कलाकारों को, जो हर क्षेत्र के कलाकार हैं उनको सम्मान देंगे, और एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी कि आप अपने अगर कस्बे में, आप अपने नगर में, आप अपने जिले में, अपने मुख्यालय पर अच्छा काम करते हैं तो एक सामाजिक अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नगर सम्मान से पुरस्कृत करेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। और उसमें जो भी, जैसे यस भारती में सम्मान में आर्थिक मदद होती है और पुरस्कार होता है, वैसे इसमें नौजवानों को पुनः लैपटॉप दिया जाएगा। एमएसपी सारे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मिले ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारी फसलों का समर्थन मूल्य एमएसपी निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी देंगे। किसानों के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है समाजवादी पार्टी सरकार। 15 दिन में गन्ना किसानों का बकाया उन्हें भुगतान मिलेगा। उसके लिए समाजवादी पार्टी रिवॉल्विंग फंड बनाने जा रही है। अब आप रिवॉल्विंग फंड का नाम सुन के आप सोचेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी 10,000 करोड़ रुपया स्टोर रखेगी सरकार की तरफ से किसानों के लिए, और उसमें ये फंड है सरकारी। इससे जिस किसान की गन्ने की फसल हो गई 15 दिन, उसने 15 दिन बीत गया, उसे फसल बेचे, 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और जो गन्ना मिल, उसके पास अगर पैसा आने में पेमेंट लेट है तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद उस फंड में डालती रहेगी, जिससे ये सर्कुलेशन बनता रहे, एक तरफ से आता रहे, दूसरी तरफ से जाता रहे। और ये एक बहुत अच्छी योजना है किसानों के लिए। किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बिल्कुल किसी तरह का ब्याज नहीं, निःशुल्क लोन दिया जाएगा, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। और इस बार पेंशन योजना जो माताओं बहनों को मिलता है वो 18,000 प्रतिवर्ष, 18,000 प्रतिवर्ष के सभी माताओं बहनों को इस बार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बीमा और पेंशन व्यवस्था पुनः शुरू की जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जो किसान आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को 25-25 लाख रुपया का आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। और सांड के हमले में अब तक जो लोग मरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो भी मरे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सभी को समाजवादी पार्टी सरकार 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था, उनको आर्थिक मदद करो। तो आपको योगी मुख्यमंत्री चाहिए या योग्य मुख्यमंत्री चाहिए? धर्म पालन करने के लिए होता है, धर्म अपने लिए होता है, और शासन सत्ता के लिए, राजपाट के लिए होता है, लोगों के बेहतर भविष्य के लिए होता है, लोगों के बेहतर काम के लिए होता है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर और बताता हूं। कोरोना काल में योगी जी और मोदी जी ने गाड़ी बंद कर दी, बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, और कहा कि इससे कोरोना फैलेगा। आप अपना दिमाग लगा कर सोचो, टीवी मीडिया को मत देखो, आप अपना दिमाग 2 मिनट के लिए लगा के देखो कि अगर दूर दूर ट्रेन में लोग सो के आते, बस में अलग अलग बैठ के आते, आधी कैपेसिटी अगर ट्रेन चलती, आधी सीट पे अगर बस चलती, तो कोरोना फैलता। और लोग ट्रकों में ठूस के 1-1 हजार लोग बैठ के आए, अब 5-5 हजार रुपया दे के आए। जो यात्रा 24 घंटे में पूरी की जा सकती थी, वो यात्रा 24 दिन में पूरी किया। तो कोरोना नहीं फैला? कि कोरोना के नाम पर जो आपके साथ जाती हुई, इसे याद रखना। और बड़े आराम के साथ मैं आप लोगों को, मैंने अपनी बात संक्षेप में समझाया, और मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। मैं सीधा साधा व्यक्ति हूं, मुझे ज्यादा राजनीति नहीं आती, मैंने सीधी सीधी आपको बात समझाई। और अगर आपको बात समझ में आई तो उत्तर प्रदेश के बेहतर विकल्प के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह पर या उनके सहयोगियों के चुनाव चिन्ह पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइएगा। समाजवादी पार्टी सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय महान, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, खुदा हाफिज।
यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल